लीजिए। चलिए, सो वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन नाउ। व्हाट इज ग्रेविटेशन? हम जो ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, इट रिलेट्स इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है। हम सब अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, मून भी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, और मून और हमारा जो मोशन है अर्थ के अबाउट, उसको समझकर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज करा, और उन्होंने पूरे अपने प्लेनेटरी सिस्टम को कैसे वर्क कर रहा है इसको समझाने की कोशिश करी। सो ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी विल स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो मासेस है अगर मेरे पास m1 और m2, सपोज पॉइंट मासेस है, पॉइंट मतलब कि बहुत छोटे छोटे से है जिनका सारा मास उनके सेंटर ऑफ मास पर ही है। पॉइंट मासेस है जिनका सारा मास सेंटर ऑफ मास पर ही है। इस तरह के दो मासेस जब होते हैं और कुछ डिस्टेंस पे r पे रखे हुए हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। द अट्रैक्शन फोर्स विथ विच दे अट्रैक्ट ईच अदर has a magnitude f, and that force f is proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. इस तरह से फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी होती है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती थी। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम g से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है g m1 m2 by r स्क्वायर। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था ना k q1 q2 by r स्क्वायर, उसी तरह का बिल्कुल फॉर्मूला आया है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में K होता था उसके बदले यहाँ G है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होता था Q1 Q2, उसके बदले यहाँ मासेस से M1 M2, और डिवाइड में वही डिस्टेंस का स्क्वायर है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था। तो काफी सिमिलैरिटी है, साथ में दिखते जा रही है अपन को। ये फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने पहले सोचा कि कोई एप्पल को गिराओ तो वो नीचे अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है, मून भी अर्थ के अबाउट घूम रहा है, तो इन दोनों मोशन को न्यूटन ने समझा कि यार अर्थ की अट्रैक्शन से हो रही है, और उस अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स को निकाल के उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू फॉर्मूला ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन यहां हमको दिए जाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले ही क्वेश्चन होंगे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला तो देख लिया हमने, अच्छा ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अगर मैं वेक्टरली लिखूं इसको तो मुझे एक माइनस साइन लगा के लिखना चाहिए। वेक्टरली मैं इस तरह से लिखूंगा, नीचे आ जाएगा r³ इंटू r वेक्टर। अगर मैं फोर्स ऑन वन पार्टिकल लिख रहा हूं ड्यू टू 2, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2 आएगा, पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट होती है, इसलिए यहां माइनस साइन लगा। माइनस साइन समझा रहा है कि फोर्स अट्रैक्शन का है। अगर मैं r12 बताऊं का मतलब क्या होता है, देखिए पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, r12 का मतलब होता है 2 से 1 का पोजीशन वेक्टर। दिस इज r12 फ्रॉम 2 1 का जो पोजीशन वेक्टर है, और जो पहले पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से वो टुवर्ड्स सेकंड लग रहा है, फोर्स अट्रैक्शन का होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज ये r12 के उल्टा है इसलिए यहां माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, बिकॉज द फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स अट्रैक्शन का होने से माइनस साइन लगाते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी शायद ऐसा आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्ब्स लॉ को आप है ना वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए होंगे, तो वहां पर आपने ना माइनस नहीं लगाया था, यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। वहां पर चार्जेस को जब प्लस लेते हैं तो फोर्स रिपल्शन का होता है, अवे फ्रॉम चार्ज लगता है, तो वहां माइनस नहीं लगता, यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। तो ये वेक्टरली लिखने में एक ये चीज ध्यान रखना पड़ती है हमें। अगर हम कंपेयर करें चीजें, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो जी वहां क्या आता है, यहाँ जी है, सो कंपैरिजन में साथ में लिखते चलता हूं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसके बदले हम यहाँ पे माइनस जी लिख रहे हैं। माइनस वन इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि वो साइन नेगेटिव आएगा, देखो अट्रैक्शन का फोर्स है इसलिए। तो आप एप्सिलॉन नॉट की इफेक्टिव ग्रेविटेशन में जो वैल्यू होगी वो भी ढूंढ सकते हो। इसको उल्टा करा, वहां 1/g आया और 4π भेज दिया, तो आ जाएगा -1/4πg। एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट जो चीज हो जाएगी ग्रेविटेशन में वो हो जाएगी -1/4πg।
अब आप इलेक्ट्रोसिटी के सारे क्वेश्चन को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने शायद इलेक्ट्रोसिटी में करा होगा कि दो इसे ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे अगर 3 चार्जेस रख दिए, ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे सपोज 3 चार्जेस रख दिए, तो इनके बीच का आपने फोर्स निकाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आई एम क्वाइट श्योर। करा है कैसा? जैसे ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे 3 चार्जेस रख दिए तो फोर्स निकाला है, तो अब ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे 3 मास रख दिए तो इनका फोर्स भी आपको आ जाएगा निकालते, इनका फोर्स भी आ जाएगा आपको निकालते, क्योंकि सेम ही चीज है, फॉर्मूला ही सेम है। आ जाएगा क्या? यस सर। है ना? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज पड़ी हुई है उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि हमको ऑफकोर्स कंसाइज फॉर्म में चीजें करना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आपने चार्जेस के अरेंजमेंट के फोर्सेस के कैलकुलेशंस करे हैं, वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुरू में पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ के बाद आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे कि कुछ अरेंजमेंट दे दिया चार्ज का, फोर्सेस वगैरह निकालो, तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकते हैं। वहां के सारे टाइप के क्वेश्चन को आप ग्रेविटेशन का सोच के भी कर सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला ही एग्जैक्टली सेम है, बस Q को M लिखना है और वो K को G लिखना है। आ रही क्या बात समझ में? चलो, तो एक क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं आपको, आप मुझे बताइएगा आंसर उसका। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पे एक रखा हुआ है मास M, फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a पर एक मास रखा हुआ M, x इक्वल टू 2a वहां पर भी मास रखा हुआ M, x इक्वल टू 3a वहां पर भी मास रखा हुआ M, एंड सो ऑन। ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे और बहुत सारे मासेस रखे हुए। 2a के बाद 3a के एक काम करते, 2a के बाद 4a पे रख देते अपन, सीरीज बना लेते, 4a के बाद 8a पे रख देते, और इस तरह से मासेस रखे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट मास रखे हुए। तो बताओ ओरिजिन पे रखे हुए मास पे फोर्स क्या लग रहा होगा? बताओ, what will be the net force on the mass at origin? What will be net force on mass at origin? ओरिजिन पे रखे हुए पार्टिकल पे नेट कितना फोर्स लग रहा होगा? आप जी वगैरह के टर्म्स में आंसर दे सकते हो। आंसर आ रहा है मेरे पास, अमन का आंसर आया, वेरी गुड अमन। चलिए मैं बता देता हूं, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है तो पहले इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सबके फोर्स को ऐड करेंगे। अब सभी अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, मासेस में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यहाँ रिपल्शन का फोर्स होता ही नहीं है। तो जब नेट फोर्स लिखने जाएंगे अपन एम पर, तो पहले मास की वजह से आएगा जी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो होगा एक्स एक्सिस की तरफ ही, क्योंकि ये मास इसको उधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। दूसरे मास की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा जी मासेस का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस 2a हो जाएगी। आपकी बात यहाँ से आके डिस्टेंस 2a हो जाएगी। अगले मास के लिए क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस 4a होने वाली है। नेक्स्ट मास के लिए डिस्टेंस 8a होने वाली है, और ऐसा चलते जाना है, क्योंकि मैंने बोला इनफाइनाइट मास रखे।
तो जो कॉमन है वो ले लो, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पहला बचा 1, दूसरा आया 1/2 का स्क्वायर, फिर ये आया 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 है ना, मतलब ये पहला लिखा हुआ है 1/4 और फिर ये लिखा है 4 का स्क्वायर, फिर ये लिखा है 2 की पावर 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर टोटल क्या हो गया 6, उसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 मतलब 4 का क्यूब, ऐसा आगे बढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट मास रखे। अब अगर अंदर देख रहे होते हैं कि इनफाइनाइट जीपी बन रही है, आपको आता है उसका सॉल्यूशन, तो आपको आंसर आ गया। इनफाइनाइट जीपी का आंसर क्या होता है 1/1 - r दिख रहा है 1/4, तो हो जाएगा ये। बताइए आएगा क्वेश्चन? यस सर। बस ये थोड़ा सॉल्व कर दो, ये आ गया आंसर हमारे पास। 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 3/4 का 3 नीचे 4 ऊपर, तो 4gm/3a², आंसर 4gm²/3a²। फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 4gm²/3a²। इस तरह से आंसर आ गया हमारे पास। चलो अब मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों के आंसर गलत भी थे। कमलेश आपका आंसर थोड़ा गलत दिखा मुझे, बताइए कमलेश क्या गलती हो गई? सर वो जो नीचे आर स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं किया था। अरे यार स्क्वायर नहीं करा तो गलत हो गया। ओके कोई बात नहीं। तो अपन ने ना जैसे इलेक्ट्रोसिटी में क्वेश्चन करे वैसे यहाँ काफी बनेंगे। अब जो कांस्टेंट आता ना जी, यहाँ पे उसकी वैल्यू की बात नहीं करी थी मैंने, तो वो कर लेते। द कांस्टेंट जी कितनी होती है इसकी वैल्यू? 6.67 × 10⁻11। वेरी गुड। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके डायमेंशन वगैरह भी आप निकाल सकते हो, फोर्स के डायमेंशन इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, ऐसे करके डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो ये जी के बारे में अपन ने चीजें देख ली। कैसे पता चली जी की वैल्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते। जी की वैल्यू पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, केवेंडिश एक्सपेरिमेंट। केवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने टॉर्शनल पेंडुलम का यूज करा था। उन्होंने टॉर्शनल पेंडुलम का यूज करके एक्सपेरिमेंट करके जी की वैल्यू निकाली थी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कैसे निकाली थी। वो आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कैसे निकाली थी। जी की वैल्यू निकालने के लिए ना उन्होंने एक वायर लिया जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट उनको पता था। तो उन्होंने एक ना सीलिंग से, छत से एक वायर से एक रॉड लटकाई, रॉड मासलेस है, मासलेस रॉड, और ये एक हमने वायर लगाया, ये भी मासलेस ही है ना, ये भी मासलेस ही वायर, आइडियल वायर या मासलेस वायर लिख दो। इस मासलेस रॉड के एंड पे दो मासेस लगाए, सपोज ये मास m थे, सपोज ये मास m थे। अब उन्हें इन मासेस के ऊपर दूसरे दो आइडेंटिकल मासेस लिए और उनको आइट साइड में रखा इनके। इससे कुछ दूर पे यहां पर एक मास रखा, उससे कुछ दूर पे यहां पर एक मास रखा, आइडेंटिकल मासेस। तो इससे क्या हुआ, इस पे लगा एक ऐसा फोर्स, उस पे लगा एक ऐसा फोर्स, है ना, इनके ऊपर फोर्स लगेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगेंगे। अच्छा फोर्स लगेंगे तो रॉड घूमेगी, इस पे आया टॉर्क तो ये घूमेगी। कितना टॉर्क आएगा? जितना फोर्स लगा, ये मान लीजिए m मास था, इसको मान लीजिए m1 था, इसको भी मान लीजिए m1 था, तो g m इंटू m1 अपॉन जो भी इनके बीच की डिस्टेंस रही होगी, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस रही होगी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रहा होगा फोर्स, फोर्स इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, ये कपल है तो फोर्स का कपल का टॉर्क क्या आ जाएगा? बोलो समझ में आया क्या ये टॉर्क? इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स, इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स इस रॉड पे बना रहा है कपल, तो कपल का टॉर्क लिख दिया मैंने। आया क्या ये? यस सर। है ना। अब इस कपल की वजह से क्या होगा, रॉड घूमेगी, रॉड घूमेगी और थोड़ा सा एंगल घूम के रुकेगी। तो जितना एंगल घूम के रुकेगी वो ढूंढ लो, वो पता कर लो कितना एंगल घूम के रुकी है। वो एंगल अगर पता चल गया और इस वायर का अगर टॉर्शनल कांस्टेंट पता हो तो रुकेगी क्यों? क्योंकि वायर का टॉर्शनल टॉर्क जो होता है वो रोक रहा होगा। दिस टॉर्क
when is balanced by the torsional torque produced in the wire, torque due to torsion. तब रुकेगा ये सिस्टम। टॉर्शनल टॉर्क जो होता है, टॉर्क ड्यू टू टॉर्शन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रोटेशन। अगर ये वायर में थीटा एंगल का रोटेशन हुआ है, थीटा एंगल का ट्विस्ट हुआ है, तो टॉर्शनल कांस्टेंट अगर सी है तो सी थीटा टाइप का टॉर्क आता है। मैंने एक बार एसएचएम में इसको डिस्कस करा था, याद करिएगा। टॉर्शनल का मतलब क्या होता है, है ना? तो टॉर्शन टॉर्क जो आता है वो सी थीटा टाइप का आ जाएगा। अब अगर इक्विलिब्रियम आया है तो टॉर्शन का टॉर्क और ये टॉर्क बैलेंस में होंगे। तो देखो जी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इस एक्सप्रेशन से, अगर आपको बाकी सारी चीजें पता है, या आपको ये लेंथ पता हो, मासलेस रॉड की लेंथ क्या है ये पता हो, अगर आपको मासेस की वैल्यू पता है, आपको इन मासेस के बीच की डिस्टेंस पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं जी की वैल्यू। तो दिस इज हाउ जी इज कैलकुलेटेड। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और बहुत एक्यूरेटली उन्होंने जी की वैल्यू निकाल ली थी। हम आज भी और भी जो एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं वो इसके आसपास ही जी की वैल्यू निकालते हैं, तो बहुत एक्यूरेटली उन्होंने जी की वैल्यू निकाल ली थी। बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. चल, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ जी वाज कैलकुलेटेड। ओके, सो ग्रेविटेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। वो क्या बताता है? दो मासेस एक दूसरे से कुछ दूर पे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होता है बताता है। पर प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर? ये पॉइंट मासेस के लिए फोर्स है, पॉइंट मासेस के लिए फोर्स है। असली में सारे मास क्या पॉइंट होते? क्या सारे मास पॉइंट ही होते? नो सर। नो, पॉइंट नहीं होते, है ना? सो पॉइंट नहीं होते तो फिर हमें बड़े मासेस के लिए क्या करना चाहिए? वहां हम फिर यूज करते हैं, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट यूज करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करके उससे चीजें अपन निकालने की कोशिश करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे यहां अपन चीज डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सो लेट अस डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट अस डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या अभी तक की सारी चीजें अच्छे से क्लियर? किसी को भी अभी तक कुछ भी डाउट है क्या ग्रेविटेशन में? जो भी चीजें हमने पढ़ी उसमें? चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहली चीज, फील्ड क्या होती है? फील्ड स्पेस की एक प्रॉपर्टी है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई है तो आपको पता है फील्ड क्या होती है। एक चार्ज की वजह से उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उस पर फोर्स लगता है। बिना इसे ये चार्ज छुए हुए, मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ था, मान लीजिए ये चार्ज था ए और देयर इज अनदर चार्ज बी, तो बी चार्ज ए की वजह से फोर्स फील करता है इस स्पेस में। बिना ए उसे टच करके फोर्स लगा रहा है, तो स्पेस में इसने एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है इस ए चार्ज ने कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है। ये जो स्पेस की प्रॉपर्टी है ना, बस इसे बोलते हैं हम फील्ड। ये फील्ड ग्रेविटेशन में भी है। दो मास से अगर एक मास के आसपास दूसरा मास रखो तो उस पर भी तो फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशन में भी तो ये प्रॉपर्टी है, एक मास के आसपास उस स्पेस में ग्रेविटेशन वाली फील्ड भी क्रिएट हो रही है। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही डिफाइन करते हैं, आइडेंटिकल बिल्कुल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। एंड डिफाइन कैसे होती है? वहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते थे? फील्ड को ई से लिखते थे, चलो यहां भी ई से लिख देते हैं, पर ग्रेविटेशन है इसलिए यहां पे जी लगा देते हैं नीचे, है ना? यहाँ पे सिंबल मैंने यूज कर लिया ई जी। तो ये डिफाइन कैसे करेंगे? जैसा वहां करते थे, वहां होता था फोर्स बाय चार्ज, यहां करेंगे मास। यस वहां सर। चार्जेस की वजह से चीजें होती थी, यहाँ मास की वजह से होती है, इसलिए डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स बाय मास। समझ में आ रही बात? ये ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, उस पॉइंट पे रखा कोई फोर्स, उस पॉइंट पे कोई टेस्ट मास रख दे, उस पे क्या फोर्स लग रहा है? बाय मास ऑफ दैट टेस्ट मास। ठीक है? आप इस मास को छोटा लेते हैं इसलिए डीएम भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं वर्ड में लिख देता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? इट इज फोर्स experienced by unit test mass at a point। किसी पॉइंट पर आपने एक यूनिट मास रखा, छोटा सा टेस्ट मास रखा, उस पर क्या फोर्स लग रहा है? दैट फोर्स, फोर्स पर यूनिट मास, इसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड।
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसे डिफाइन करा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पर यूनिट चार्ज होता था, यहाँ पर यूनिट मास हो गया है बस। आ रहा है क्या समझ में ये? Yes, sir. है ना? सर आपने डीएम क्यों लिखा है? हाँ, मैंने डीएम क्यों लिखा, मेरा डीएम लिखने का क्या रीजन है ये समझते हैं अपन। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी शायद ऐसा करा होगा कि फोर्स अपॉन डी क्यू लिखा हो शायद, या आपको बताया होगा सर ने कि भाई जो अपन को किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां कोई बहुत बड़ा चार्ज लाके नहीं रखना, कभी वहां छोटा सा चार्ज लाके रखना है। क्यों? तुमने बड़ा चार्ज रख दिया तो स्पेस के बाकी चार्जेस को हो सकता है डिस्टर्ब कर दे। समझ में आई बात? वो बाकी चार्जेस को ये चार्ज रिपेल करके हो सकता है डिस्टर्ब कर दे। तो सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम में किसी को कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा छोटा मास लाते हैं। समझ में आ रही क्या बात? ये छोटा मास क्यों लिया मैंने? Yes, छोटा sir. मास इसलिए रखा Yes, sir. ताकि सिस्टम में बाकी चीजें कोई डिस्टर्ब ना हो, वरना तुमने बहुत बड़ा मास रख दिया तो हो सकता है ना पूरे सिस्टम के मास इससे अट्रैक्ट तो क्या आ जाए इसके पास, तो सिस्टम में डिस्टर्ब कर देंगे आप। तो ये नहीं चाहते हम, इसलिए किसी जगह पर अगर हमको फील्ड निकालनी है तो वहां छोटा सा मास रखेंगे, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स में मास कर देंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी। दिस इज हाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड। नाउ अब पॉइंट मास के लिए कितनी होगी है? फॉर पॉइंट मास आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा करा होगा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो निकाली होगी, रिंग की एक्सिस पे निकाली होगी, रॉड की निकाली होगी, ऐसे अलग अलग सिस्टम की निकाली होगी ना फील्ड, यस सर, है ना? Yes, तो sir. बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ करेंगे। हम अभी पॉइंट मास की फील्ड लिखेंगे, क्या होती है फॉर अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास मेरे पास कैपिटल एम, उससे आर डिस्टेंस पे गया, किसी ने बोला यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ कितनी है, तो यहाँ पे लाके रखो छोटा सा टेस्ट मास, यहाँ लाके रखो डीएम, उस पर फोर्स कितना लगेगा देखो, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा आप जानते हो क्या होता है दो मासेस के बीच का फोर्स, वो होता है जी मास का प्रोडक्ट Yes, अपॉन sir. डिस्टेंस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में इतना होता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे फोर्स, उसको डीएम से डिवाइड कर दो बस, तो यह आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, वहां आता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ जी एम बाय आर स्क्वायर आ रहा है, एक ही जैसे फॉर्मूला है देखो, है ना? अब अगर वेक्टर नहीं लिखना हो आपको तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बताओ क्यों माइनस क्यों लगाया मैंने, बताओ? अट्रैक्शन फोर्स है ना सर। अट्रैक्शन फोर्स है, वेरी गुड, है ना? तो इसका ये यहाँ पे ग्रेविटेशन बस ये ध्यान रखना पड़ता है, वेक्टरली जब भी लिखेंगे चीजें तो माइनस लगाना पड़ेगा। चलो तो ये पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आई क्या हमको? यस पॉइंट सर, मास की ग्रेविटेशनल फील्ड, यस वेरी गुड, Yes, sir. है ना? अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस किस की आपने फील्ड निकाली थी, जल्दी बताओ। बहुत सारी निकाली थी सर, जैसे बहुत सारी निकाली इनफाइनाइट। थी ना, जस्ट अ सेकंड, बहुत सारी निकाली थी। अब यहाँ और वहां क्या फर्क चल रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ और वहां, बताओ? नेगेटिव साइन का सर, और के की जगह जी है सर. कांस्टेंट बदल गया के है की सर। जगह जी लिखना है, चार्ज की जगह Yes, मास sir. लिखना है, Yes, Yes, sir. है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप के लिखते थे, यहाँ आपको माइनस जी लिखना है, वहां लिखते थे चार्ज, यहाँ उसको मास में बदलना है, बाकी कुछ फर्क है क्या? कभी आपको एप्सिलॉन नॉट को लिखने की जरूरत पड़े तो उसकी वैल्यू मैंने बताई ना 1/4 जी लिख दो, सारे फॉर्मूले कन्वर्ट कर लो। बताओ एक रॉड की वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, उसकी वजह से उससे आर डिस्टेंस पे जनरल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, क्या आती थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो? लैम्डा चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी? लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ क्या आती है बोलो? सर लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल गलत, आपको सबसे पहले यहाँ ये एंगल वगैरह बोला होगा सर ने देखने के लिए,
यस यस सर, सर यस सर यस थीटा सर के टर्म में हाँ आती है सर पैरेलल और हाँ परपेंडिकुलर। वही हाँ है। हाँ बिल्कुल सही, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट आते हैं, बिल्कुल सही। तो बताओ ना, अब याद आ गया तो बताओ कितना आता है वो। थीटा ये वाला बताया था सर ने कि ये वाला लेना बताया था? सर जो वो आपने पॉइंट ब्लैक डॉट किया है वहां पे बताया। हाँ चलो ठीक है ना, मेरी भी यहीं की लेने की आदत है थीटा। इसको मैंने अल्फा, इसको बीटा बोला। तो बताओ यहाँ जो रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आता है? सर परपेंडिकुलर आता है के लैम्डा अपॉन आर हम्म साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या अल्फा भी ले सकते है ना, हैं। ये बोल देख के बता रहे हो ये आप, है ना? यस सर। हाँ आपकी आवाज से समझ में आ गया, देख के बता रहे हो। और पैरेलल वाला ये होता है, ठीक है। पहली चीज तो याद क्यों नहीं था, आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। जिस दिन पढ़ा दिया उस दिन याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको मेहनत इतनी करना पड़ेगी, आपको लिखो फॉर्मूले 50 बार लिखो, बैठ के घर पे रटो, याद हो जाना चाहिए उसी दिन, है ना। इतना आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। देखो बच्चों, चलो तो ये फॉर्मूले होते थे एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब के को क्या करना है जी, लेमडा चार्ज क्या होता था, ये लेमडा क्या होता था, चार्ज बाय लेंथ होती थी ना। यस सर। तो चलो यहाँ आप लेमडा डिफाइन कर देते हैं मास बाय लेंथ। सपोज ये मास वाली रॉड है, दिस इज अ रॉड, मास वाली रॉड, इससे आर डिस्टेंस पर वो लिखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड लिखते हैं। तो पहली चीज तो डायरेक्शन बदल जाएगी, ये दोनों की डायरेक्शन ठीक उल्टी कर दो, क्योंकि माइनस साइन लग जाता है वहां पे फॉर्मूले में अपने पास। के को माइनस जी डालना है, लेमडा को लेमडा रहने दो क्योंकि लेमडा मास बाय लेंथ कर दिया मैंने, बस हो गया। आया समझ में? यस सर। है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेमडा होता था चार्ज बाय लेंथ, यहाँ उसको मास बाय लेंथ बोल दिया मैंने, बस। तो ये आ गया फॉर्मूले। दीज आर फॉर्मूलेस फॉर अ रॉड, उसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले आ गए। सर वहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड थी, यहाँ पे क्या है सर, ये यूनिफॉर्मली मास्ड रॉड, यूनिफॉर्मली मास्ड रॉड बोल दो, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोल सकते हो। समझे? आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड के फॉर्मूले आ गए। बताओ आएगा ये? यस सर। है ना। चलो जल्दी से अब मुझे जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले होते हैं फटाफट कॉपी खोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले पड़े हैं सब कॉपी पेस्ट करो ग्रेविटेशन के लिए, और ग्रेविटेशन में करस्पॉन्डिंग डायग्राम भी बनाओ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिंग बनाई होगी तो ग्रेविटेशन में भी रिंग लिखो, फटाफट लिखो कॉपी में अपनी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करो। कुछ तो लिख लिए होगे फॉर्मूला आपने। सर जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए आपने लिखा है सर, इसमें जो पैरेलल फोर्स लगेगा वो कॉस अल्फा और कॉस बीटा वाला होगा ना सर? हाँ जैसा यहाँ होता था सेम ही है, बिल्कुल सही।
है ना, सब कॉपी पेस्ट ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। चलो देखो, क्वेश्चन दिया मैंने सिंपल, एक रिंग है, मास कैपिटल एम है रिंग का, रिंग के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है, रिंग की रेडियस आर है, एक रिंग है आर रेडियस की, उस रिंग के एक्सिस पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है और t0 पे दोनों को छोड़ दिया। जैसे दोनों को छोड़ेंगे अट्रैक्शन की वजह से दोनों मूव करेंगे, तो जैसे ही मूव करेंगे कुछ एक्सेलरेशन होगा इनका डेफिनेटली, तो आपको दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। बोथ आर रिलीज्ड, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ, दोनों का एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा आपको बताना है, करिए ट्राई। दोनों का एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा बताना है आपको, करिए ट्राई। जैसे ही छोड़ेंगे दोनों मूव करने की कोशिश करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा आपको बताना है, करिए। Both are released, find initial acceleration of both. अब तक तो आया ना चाहिए था आंसर यार। चलो, रिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आई थी, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? यस सर। यस क्या होती थी? KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी गुड। तो मैंने x को यहाँ पे स्मॉल r दिया है ना, जो वहां x Yes, लिखते sir. थे, तो उसको स्मॉल r लिख दो, k को g डालना है, q को मास डालना है, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ड्यू टू दिस रिंग ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी वहां, वो आ गई। अब ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, उसमें उसका मास मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो इस मास पे इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो मिल गया आपको, क्या हो जाएगा, फील्ड इनटू मास, फील्ड इनटू मास कर दोगे, यही करोगे ना, फील्ड इनटू मास करोगे तो ये फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे जो फील्ड है ग्रेविटेशन वाली इनटू मास करोगे। अब एक्सेलरेशन पूछा है, वो फोर्स बाय मास होता है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m वो होगा उस पे लगने वाला फोर्स बाय उसका मास, फोर्स लग रहा है Eg इंटू m बाय m, तो Eg आ जाएगा, बस यही आएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। और क्योंकि इस पे जितना फोर्स लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ये भी रिंग पे लगाएगा, रिंग को थोड़ी छोड़ेगा, ये रिंग पे भी फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा जितना इस पे लगा है बाय न्यूटन थर्ड लॉ। दो पार्टिकल एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो सेम फोर्स लगेगा ऑन रिंग, रिंग पे भी फोर्स सेम है, इस फोर्स को रिंग के मास से डिवाइड कर दो तो रिंग का एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। वो निकालने के लिए आपको फोर्स को रिंग के मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसमें स्मॉल m मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा, उसको कैपिटल M से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा G स्मॉल m r अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर
पावर 3/2। समझे? अब इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स तो ये रहा ना, स्मॉल एम इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसको कैपिटल एम से डिवाइड करो तो रिंग का एक्सप्रेशन आने वाला है। बताइए आया क्या समझ में? ये सभी बच्चे जो भी क्लास में, सब बच्चे बताइए आया समझ में? सर रिंग का फिर से बता दीजिए सर। क्या फिर से बताऊं मैं? क्या रिंग का क्या बताओ फिर से? एक्सलरेशन फोर्स बाय मास, एक्सलरेशन। फोर्स बाय मास। रिंग का मास कैपिटल एम है, फोर्स लिखो, उसको कैपिटल एम से डिवाइड करो, ये आएगा। अब आप फोर्स, फोर्स लिखो पहले। फोर्स कैसे लिखेंगे? ये रही ग्रेविटेशनल फील्ड, कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल सही। चलो आया क्या समझ में? क्वेश्चन आसान था, टफ था, क्या था? जल्दी बताओ, कमेंट। आसान ही था। आसान ही था, है ना? तो क्या Yes. फील्ड याद थी हमें? रिंग की फील्ड याद थी? यस सर। यस सर। चलो एक तो यस आंसर आया मेरे पास। अच्छा बच्चे तो यस ही बोलेंगे, मैं भी क्या ऑनलाइन में पूछ रहा हूँ ये, है ना? जब अपने को मौका, हाँ m इंटू EGB क्यों करना है? डायरेक्ट F अपॉन m एक्सलरेशन ही होता है ना सर? हाँ, तो मास अलग अलग है ना देख दोनों का। हाँ सर, तो दोनों का एक्सलरेशन अलग अलग आ जाएगा। हाँ बस सही बात है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये अपन ने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसमें आपको है ना रिलेशन याद होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटेशन फील्ड का। अब देखो जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पढ़े वो सब यहाँ हो जाएंगे, सब कॉपी पेस्ट। फ्लक्स पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। आपने फ्लक्स का यूज करके स्फेरिकल शेल की फील्ड निकाली होगी, सॉलिड स्फीयर की फील्ड निकाली होगी। सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अंदर फील्ड क्या आती है, बाहर क्या आती है, निकालिए। यस सर। है ना? तो मैं यहाँ पर वो फटाफट सारी चीजें लिख देता हूँ, फिर से जो भी आपने पढ़ा होगा वहां पे फटाफट लिख देता हूं मैं। मेरे पास अगर स्फेरिकल शेल है, सपोज एक शेल है, शेल के अंदर मास नहीं होगा, वो केवल बाहर है, तो अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, जल्दी बोलो। अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, जल्दी बोलो। जीरो सर। जीरो। और बाहर के पॉइंट पे GM/r²। GM/r²। वेरी गुड, है ना? चलो वेरी गुड। और फिर शेल के बदले अगर सॉलिड स्फीयर ले लिया, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे बाहर गया मैं, बताओ इसका मास कैपिटल एम है, बताओ बाहर फील्ड क्या आएगी, GM/r²। वेरी गुड। किस डायरेक्शन में आती है, इनसाइड। हमेशा अट्रैक्टिव होती है तो अंदर की तरफ लगेगी, वेरी गुड, है ना? यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ लगेगी। अच्छा शेल के स्फीयर के अंदर ही पूछ लिया मैंने, अगर स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट, 4πg/3। वेरी गुड, रो r 4πg/3। रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, है ना? रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे याद रख सकते हो, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, यहाँ पे कर देंगे मास बाय वॉल्यूम, इनटू स्मॉल r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कन्वर्ट करते थे, वो देखो वो लिखा वहां पे, 1/4πg। सर नेगेटिव साइन नहीं लिया आपने? वो मैंने मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना मैं, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के साथ, अगर मैं डायरेक्शन भी दिखाऊं तो नेगेटिव साइन। बोलो समझ में आया? क्या है चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा अर्थ सॉलिड स्फीयर ही तो होती है, अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। तो अर्थ के अंदर और बाहर तुम्हें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते आ गए, अर्थ के अंदर और बाहर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते आ गए, अर्थ के अंदर और बाहर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते आ गए। आया क्या? यस। और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी, यही कहलाती है ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ।
या किसी प्लेनेट की ग्रेविटी, मतलब उस प्लेनेट की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड कितनी बन रही है। ग्रेविटी किसी पॉइंट पे पूछा जाए, मतलब किसी जनरली किसी प्लेनेट के लिए बात करेंगे वो लोग, ग्रेविटी का मतलब ही ग्रेविटेशन फील्ड हो जाता है। तो ग्रेविटेशन फील्ड को ही कई बार अपन ग्रेविटी भी बोलते हैं। चलो हाँ, सुमित बोल रहा है आज की क्लास तो क्विक रिवीजन क्लास हो गई। बिल्कुल सही है ही यार, अब क्या करें, ग्रेविटेशन बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको हम, ताकि आपको ये सब चीजें आसान लगने लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्विक रिवीजन ही हो जाता है यहाँ पे। चलिए, तो ये ग्रेविटेशन में आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा। हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट करा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हमने थोड़ा सा आइडिया दिया। मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, वो बहुत सारे मासेस रखने वाला, तो वहाँ पे शायद सीरीज का कॉन्सेप्ट लग गया था। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं बताया, अलग अलग केसेस की ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है बस। जहाँ के आएगा वहाँ जी लिख देना, जहाँ क्यू आएगा वहाँ मास कर देना, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है वहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 जी कर देना। अच्छा, इसका माइनस का रिलेशन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, के को भी माइनस जी लिख सकते हो आप। माइनस लगाया था मैंने जब अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने लैम्डा लिखा होता है, यहाँ उसका मतलब मास बाय लेंथ हो जाएगा, वहां होता था चार्ज बाय लेंथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिग्मा लिखते थे, वहां मतलब होता था चार्ज बाय एरिया, यहाँ मास बाय एरिया हो जाएगा। वहां रो का मतलब होता था चार्ज बाय वॉल्यूम, यहाँ मास बाय वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे करा मैंने। ठीक है, तो अपन कन्वर्जन करके सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्लास में मैंने अर्थ की वजह से उसके बाहर और अंदर ग्रेविटी की वैल्यू बता दी आपको। अर्थ की वजह से बाहर ग्रेविटी कितनी होती है और अंदर ग्रेविटी कितनी होती है। चलो आज यहीं रुकते हैं अपन। इन सब कॉन्सेप्ट्स के स्टार्ट करके नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी, अर्थ की ग्रेविटी का वेरिएशन, ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद केप्लर्स लॉ और ये सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, चलिए थैंक यू तो सर। हाँ, क्योंकि अपना ऑफिशियल टाइम भी हो गया है तो अपन यहाँ रुकते हैं, और नेक्स्ट क्लास से आपको पता ही है अपन ग्रेविटेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। बाय सबको, टेक केयर।